ठीक है, मेरे ख्याल से तुम्हें समझ में आ गया होगा ये, ठीक है ना। वो एरिया जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड, इस वाले एरिया में कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। हाँ स्क्रीन ब्लर आ रही है सर वो। हाँ, वो अब नहीं आ रही, अब ठीक है ना। हाँ सर अब ठीक है, अब ठीक है। हाँ, ये रिफ्लेक्शन आ रहा है, ब्लर नहीं है। कर लो इसको नोट। आज क्या थोड़ा चांद सितारे थोड़े, मतलब आज जो है वो बेसिकली रेनी सीजन हो रखा है, तो थोड़ा सा लाइटनिंग इफेक्ट हो रखी है। अब हम जाएंगे बेसिकली ईएमआई के अंदर। अब सच में ईएमआई के अंदर एंट्री मार रहे हैं, और तो हमने चैप्टर का नाम पहले लिख दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स के ऊपर ही तुम्हारा ये पूरा पूरा चैप्टर बेस्ड है। एक सेकंड रुको जरा बच्चों। एक सेकंड बच्चों। सॉरी, थोड़ा सा हिल गए हैं सीनरी। हवा बहुत बढ़िया चल रही है, जबरदस्त। चलो खैर, अब तो अपना मोर और लेस समझाने वाला ही है, लिखने वाला ज्यादा है नहीं, तो रिफ्लेक्शन आए तो डजंट मैटर। खैर, जो बात हम कर रहे थे वो क्या बात थी? बात हम कर रहे थे कि अब हम जो है वो ईएमआई में सही मायने में एंट्री मारने वाले हैं। और ईएमआई देखो क्या कहानी क्या है टोटली ईएमआई की। फैराडे ने जो है ये इसके ऊपर जो है वो लॉ दिया था, वहीं से पूरा पूरा जो है ये कंसेप्ट जो है वो बेसिकली अराइज हुआ है। हमने स्टार्टिंग में जो चैप्टर है उसमें हमने चार्ज को रेस्ट में रखा था, फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने चार्ज को मोशन में लाया और उसके इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स को स्टडी किया। लेकिन चैप्टर नंबर मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में हमने चार्ज को मूव करा करके उसके मैग्नेटिक इफेक्ट्स को देखा। ठीक है, तो फैराडे ने बोला कि जैसे हम इलेक्ट्रिकल चीजों से, यानी कि चार्ज है, चार्ज मूव कर रहा है, तो सॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल चीजें, इनसे अगर हम मैग्नेटिज्म को प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट को प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, तो हो ना हो उल्टा भी हो सकता है कि मैग्नेटिक वाली चीजों से इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स को हम पैदा कर पाए। ठीक है, तो इसी के ऊपर ये पूरा पूरा चैप्टर है। जो हमने थर्ड चैप्टर किया था वो हमने किया था कि मूविंग चार्ज का क्या क्या मैग्नेटिक, सेकंड चैप्टर जो हमारा था करंट इलेक्ट्रिसिटी, वो क्या था? मूविंग चार्ज के इलेक्ट्रिकल इफेक्ट सॉर्ट ऑफ। ठीक है, ये हमारा था मूविंग चार्ज के मैग्नेटिक इफेक्ट्स। और जो ये वाला चैप्टर है ये है कि मैग्नेटिज्म से वापस कैसे इलेक्ट्रिसिटी में जाएंगे, तो मैग्नेटिज्म से कैसे हम जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकते हैं सॉर्ट ऑफ। ठीक है, तो वो जाहिर सी बात है कि वो मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी पैदा या इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स को पैदा करने की कोशिश कर रहा था। तो जाहिर सी बात उसने क्या ले रखा होगा? एक उसने मैग्नेट तो ले ही रखी होगी, क्योंकि उसी से तो वो पैदा करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो उसने एक मैग्नेट तो ले ही रखी है साउथ से नॉर्थ की तरफ। ये तुम्हें दिखाई दे रही होगी, जैसे ही मैं आगे जाऊंगा दिखाई नहीं देगी। खैर एनीवेज, साथ में उसने एक लूप भी ले लिया, क्योंकि करंट तो लूप के अंदर ही आएगा। ठीक है, और करंट आए तो हमें मालूम पड़े, इसलिए उसने गैल्वेनोमीटर भी लगा लिया लूप। ठीक है, ऐसी सॉर्ट ऑफ तुम्हारी कहानी थी। अब ऐसा कहानी है, बोला जाता है ऐसा। ठीक है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी होंगी, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी थी इसकी इस तरह से, यहां से पीछे साउथ में आएंगी। ठीक है, तो ऐसा बोला जाता है, हालांकि कहानी होगी, ऐसा थोड़ी होता है, लेकिन ऐसा बोलते हैं कि वो उससे कुछ भी हो नहीं रहा था, उसको हासिल नहीं हो रहा था कुछ भी, वो एक्सपेरिमेंट कर ही जा रहा था। तो उसने फ्रस्ट्रेट होकर के मैग्नेट को से फेंक करके मारा लूप की तरफ। जाहिर सी बात है वो कुछ और कर रहा हो, अगर ऐसे करता तो हो ही जाता। तो उसने लूप की तरफ मैग्नेट को फेंक करके मारा, एकदम से गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन दिया। ठीक है, जैसे ही उसने फेंक करके मारा, तो एकदम से जो है वो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आया। जैसे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आया तो ऐसे कैसे, फिर उसने मैग्नेट को उठाया दोबारा से और दोबारा मूव किया इसकी तरफ, दोबारा डिफ्लेक्शन आया। अवे मूव किया, दूसरी तरफ डिफ्लेक्शन आया। फिर उसने बोला कि भाई वेलोसिटी तो एक रिलेटिव कंसेप्ट है, तो मैं इसको छोड़ के इसको मूव करता हूं। उसने इसको मूव किया, दोबारा से डिफ्लेक्शन आया। इसने इसको पास लेकर के आया, उल्टे डायरेक्शन में जो है वो डिफ्लेक्शन आया। तो उसने फिर नोटिस किया, फिर उसने दोनों को मूव किया इकट्ठे, फिर डिफ्लेक्शन आया ही नहीं। फिर उसने ये वाली बात को कंक्लूड किया कि जब भी एक मैग्नेट में और
एक लूप के अंदर रिलेटिव मोशन होता है तो एक ईएमएफ जो है यहां पर इंड्यूस होता है, ठीक है। इसके अंदर एक ईएमएफ जो है वो इंड्यूस होता है जिसको हम इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलते हैं। अगर लूप क्लोज्ड है तो करंट भी फ्लो करता है जिसको हम इंड्यूस करंट बोलते हैं, और इस फिनोमिना को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, बाद में उसने रीजनिंग भी दी। उसने रीजनिंग क्या दी? उसने रीजनिंग ये बोली कि किसी भी अगर लूप से जो लिंक्ड फ्लक्स है अगर वो चेंज हो रहा है तो उस लूप के अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस होता है जिसे हम इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलते हैं। अगर लूप क्लोज्ड है तो करंट भी फ्लो करेगा, अगर लूप क्लोज नहीं है तो करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। तो अगर लूप क्लोज है तो करंट भी फ्लो करेगा, उसको हम इंड्यूस करंट बोलेंगे, और इस फिनोमिना को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलेंगे। यही बेसिकली फैराडे का लॉ है कि व्हेनेवर देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड अ लूप, ठीक है, अ कंडक्टिंग लूप, then magnetic flux linked with the coil changes, due to which an EMF is induced in the coil known as induced EMF, and this phenomena is known as electromagnetic induction, ठीक है। तो किसी भी लूप से जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो उसके अंदर जो है वो ईएमएफ इंड्यूस होगा ही होगा। इसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं, ठीक है। इसको लिखेंगे पूरा पूरा। तो ईएमआई में सबसे पहले हम करेंगे फैराडे लॉ। चैप्टर का नाम तो ईएमआई है, ऑलरेडी लिख चुके हैं, लेकिन अब सही मायने में ईएमआई स्टार्ट हुआ है, तुम्हें दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। पहला तुम्हारा हो गया फैराडे लॉ, ठीक है। तो फैराडे लॉ में तुम ये जल्दी से डायग्राम बना लो, उसके बाद में तुम्हें फैराडे लॉ का जो है वो ये एक्सप्रेशन लिखा देता हूं कि क्या है फैराडे लॉ, ठीक है। जल्दी से डायग्राम बनाओ, फिर मैं तुम्हें एक्सप्रेशन लिखाता हूं। बनाओ। डेफिनेशन क्या है बच्चों, लिखो। whenever there is a relative motion between whenever there is a relative motion between whenever there is a relative motion between a magnet and a conducting loop, whenever there is a motion between a magnet and a conducting loop, whenever there is a relative motion लिखना, ठीक है। whenever there is a relative motion between a magnet and a conducting loop, the flux linked with the loop will change. The flux linked with the loop will change. The flux linked with the loop will change. Due to which an EMF is induced in the coil. Due to which an EMF is induced in the coil. Due to which an EMF is induced in the coil, which is known as induced EMF. Which is known as induced EMF. Due to which an EMF is induced in the coil, which is known as induced EMF. If it is a, आगे कोमा लगा के, if it is a closed loop, if it is a closed loop and has finite resistance, if it is a closed loop and has finite resistance, then a current also flows in it. If it is a closed loop and has finite resistance, then a current also flows in it, known as induced current. Current also flows in it, known as induced current. And this phenomena is known as electromagnetic induction. And this phenomena is known as electromagnetic induction. इस पूरे फिनोमिना को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। तो अब बच्चों ये सवाल आता है कि ठीक है कि ईएमएफ कुछ ना कुछ प्रोड्यूस होगा, लेकिन उसकी वैल्यू कितनी होगी,
तो वो इसने अपने अगली बात में बताया है। फैराडे का ही लॉ है ये, ठीक है। फर्स्ट सेकंड बोल सकते हो या सिंपली दोनों लॉ को एक ही लॉ बोल सकते हो, ठीक है। तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसका वैल्यू कितना होता है, ठीक है। मैं इसी पेन से लिख देता कि साफ साफ दिखाई दे। तो जो ई इंड्यूस्ड है उसका वैल्यू होता है माइनस ऑफ डी फाइव बाई डी टी, ठीक है। माइनस ऑफ डी फाइव बाई डी टी, जहां पे फाइव जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स है, ठीक है। फाइव बी भी लिख सकते हो। ये है इंस्टेंटेनियस वैल्यू, ठीक है। या इंस्टेंटेनियस ईएमएफ। अगर एवरेज की बात करेंगे तो होता है माइनस डेल्टा फाइव बी बाय डेल्टा टी। ये है एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है। वो भी इंड्यूस्ड ही है। अगर इंड्यूस्ड करंट की बात करोगे तो वो हो जाएगा ई इंड्यूस्ड बाय आर विच इज ऑल्सो माइनस ऑफ डी फाइव बाई डी टी अपॉन में आर। ये तुम्हारा इंड्यूस्ड करंट, अच्छा आई इंड्यूस्ड एनर्जी, करंट तो सभी जानते ही हैं, आई इंड्यूस्ड, ठीक है। तो ये आई इंड्यूस्ड हो गया बच्चे, ठीक है। अगर चार्ज फ्लो की बात करोगे, कितना चार्ज फ्लो करेगा, तो हम जानते हैं आई होता है डी क्यू बाई डी टी। तो इसको लिख सकते हैं डी क्यू बाई डी टी इज माइनस डी फाइव बाई डी टी इंटू 1 अपॉन आर। डी टी से डी टी कट गया, दोनों साइड इंटीग्रेट करोगे तो ये बन जाएगा डेल्टा क्यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा फाइव बाय आर। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा फाइव बी बाय आर, ठीक है। इसके बारे में थोड़ी चर्चा करूंगा, पहले इसको लिख लो। ये चार्ज फ्लोन है, ठीक। किसमें चार्ज फ्लोन है, क्या है, ये मैं भी डिस्कस करता हूं। चार्ज फ्लोन, तुम लोगों ने नोट कर लिया होगा, ये चार्ज फ्लो लिखा हुआ है, ठीक है। तो थोड़ी सी जो बात मैं डिस्कस करना चाहता हूं यहां पर वो ये है, अभी है अपने पास 5 मिनट, कि चार्ज में जो है वो टाइम वाला कंपोनेंट नहीं आया है, ठीक है। समझने की कोशिश करना क्या कहानी है यहाँ पर, ठीक है। पहले तो अरे ऐसे तंग कर रहे, गेट बार बार बज रहा है। अब ठीक है, अभी ये बंद ही रहेगा परमानेंट। एनीवेज, तो पहली चीज तो यहां पर हमें ये ध्यान रखनी है कि यहां पर जो है वो टाइम वाला जो है वो कंपोनेंट नहीं है चार्ज के अंदर, बाकी दोनों के अंदर। थोड़ा समझना इस वाली बात को, कैसे कहानी, मैं तुम्हें एक एनालॉजी जो है वो देकर के समझाता हूं कि कैसे कहानी। सपोज करो इस मार्कर को एक आदमी ने उठाया 1 मिनट में, एक ने उठाया 1 घंटे में, h हाइट तक उठाया, दोनों ने सेम काम किया, mgh। फर्क दोनों में क्या है, अगर तुम्हें एम्प्लॉय करना है अब किसी भी काम के लिए अपने घर में, जाहिर सी बात है जिसने 1 मिनट में उठाया तुम उसी को रखोगे, वैसे तुम किसी को नहीं रखोगे। एक मार्कर 1 मिनट में आदमी उठा रहा है उसको थोड़ी रखोगे। खैर फिर भी अगर इन दोनों में से तुम्हें एक चूज करना है, तो एक 1 मिनट में उठा रहा है, एक 1 घंटे में उठा रहा है, तो काम तो दोनों mgh कर रहे हैं, लेकिन एक की पावर ज्यादा है क्योंकि वो कम समय में काम कर रहा है, ठीक है। दूसरे की पावर क्या है, कम है। तो यहाँ पे काम तो सेम ही हो रहा है mgh का, लेकिन जो कम समय में कर रहा है उसकी पावर ज्यादा है, क्योंकि पावर dw by dt होता है, रेट ऑफ वर्क डन होता है। सॉर्ट ऑफ वैसा कहानी तुम यहां पर भी देख सकते हो कि ईएमएफ और करंट दोनों इस बात पे डिपेंड कर रहे हैं कि तुमने फ्लक्स चेंज किया। सपोज करो तुमने इस हाथ को ऐसे कर दिया है ना, कोई भी तुमने लूप लिया, एंगल भी कर सकते हो तुम, कैसे भी कर सकते हो, ठीक है, वो मैं तुम्हें बताऊंगा।
डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं फ्लक्स चेंज करने के। तुम कई बार क्या उन दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ा देते हो, कई बार तुम एंगल चेंज कर देते हो, बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है, वो हम अभी डिस्कस करेंगे आगे। कोई भी तरीका हो तो ईएमएफ और करंट दोनों इस बात पे डिपेंड कर रहे हैं कि फ्लक्स इनिशियल इतना है, फाइनल इतना हो गया, लेकिन तुमने किस स्पीड से चेंज किया, तुमने टाइम कितना लिया उसको चेंज करने में। अगर तुमने जल्दी किया है तो उसकी वैल्यू हाई होगी, ठीक है। अगर तुम्हारा टाइम का वैल्यू जो है वो कम है तो तुम्हारा इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा बच्चों, हाई होगा। सेम करंट भी तुम्हारा क्या होगा, हाई। चार्ज में कोई फर्क नहीं पड़ता। देखना जरा, ये तुम्हारा ऐसे है, ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे से ऐसे कर दूंगा ना तो फ्लक्स चेंज होगा, ठीक है। अगर मैं अभी मानू एरिया ऊपर की तरफ है, बी भी ऊपर की तरफ है, फ्लक्स कितना है, बी ए। बाद में बी ऊपर की तरफ रहा, मैंने इसको ऐसे कर दिया तो फ्लक्स कितना हो गया, माइनस का बी है, क्योंकि एरिया नीचे बी ऊपर की तरफ, तो टोटल चेंज जो है वो 2BA का आ गया, ठीक है। तब मैं बार बार हाथ ऐसे कर रहा हूं, ठीक है, ये वाली बात को समझने की कोशिश करना, मैं हाथ बार बार ऐसे क्यों कर रहा हूं। अगर एरिया तुम्हारा ऐसा है ऊपर की तरफ, बी भी ऐसा की तरफ है, तो फ्लक्स इनिशियल कितना है, BA। फिर तुमने पलट दिया इसको, ऐसे था हाथ, ऐसे कर दिया, तो एरिया नीचे हो गया, बी ऊपर हो गया, तो फ्लक्स कितना हो गया, माइनस का BA। तो दोनों को माइनस करोगे तो 2BA निकल करके आ जाएगा, माइनस का है प्लस का है कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, वो भी हम डिस्कस करने ही वाले हैं। तो मैं बार बार जब हाथ चेंज कर रहा हूं इसका मतलब मैं फ्लक्स चेंज कर रहा हूं, कितना, 2BA का, ठीक है। तो 2BA का फ्लक्स चेंज तुमने कितनी, अगर मैं ऐसे करूं ऐसे तब भी 2BA का हुआ है, और ऐसे करूं तब भी 2BA का हुआ है, लेकिन एक में ईएमएफ बहुत ज्यादा होगा, दूसरे में ईएमएफ जो है वो कम होगा, क्योंकि उसमें जो है वो हम धीरे धीरे चेंज करें। लेकिन चार्ज को फर्क नहीं पड़ता, चाहे तुम हाथ को ऐसे बदलो चाहे ऐसे बदलो, चार्ज हमेशा क्या रहेगा, चेंज इन फ्लक्स अपॉन में रेजिस्टेंस। यानी अगर इस वाले केस में 3 कूलम का चार्ज फ्लो किया है तो इसमें भी 3 कूलम का चार्ज ही फ्लो करेगा। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है, इसको समझने की कोशिश करेंगे जरा। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारा जो डीक्यू है ये तुम्हारा होता है IDT, ठीक है, यहाँ पे डेल्टा क्यू तुम्हारा है, बेसिकली क्या होता है, IDT का इंटीग्रेशन होता है। तो जैसे ही तुमने तेज पलटा तो करंट क्या हो गई, ज्यादा, टाइम क्या हो गया, कम। अगर तुमने धीरे धीरे पलटा तो करंट क्या होगी बच्चों, कम, लेकिन टाइम क्या हो गया, ज्यादा। तो इसका प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट ही निकल करके आता है। तो यानी कि जो चार्ज फ्लो है वो इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि तुमने फ्लक्स कितना जल्दी जल्दी चेंज किया या कितना धीरे धीरे चेंज किया, सिर्फ इस बात पे डिपेंड करता है फ्लक्स चेंज कितना किया है अपॉन में रेजिस्टेंस जो है वो कितना है, ठीक है। तो इस बात पे ये डिपेंड करता है। लेकिन करंट और ईएमएफ दोनों को सिर्फ इस बात से मतलब नहीं है, ईएमएफ को सिर्फ इस बात से मतलब है कि फ्लक्स चेंज हो रहा है लेकिन कितने समय में चेंज हो रहा है। करंट को फ्लक्स चेंज कितने समय में हो रहा है, साथ में रेजिस्टेंस भी। और चार्ज फ्लो को टाइम से कोई लेना देना नहीं, फ्लक्स चेंज करो, टाइम अगर तुम धीरे धीरे करोगे टाइम बढ़ जाएगा IDT, और तेजी से करोगे तो करंट बढ़ जाएगा, ठीक है। तो चार्ज जो है वो दोनों का प्रोडक्ट तुम्हारा सेम ही निकल करके आएगा। तो चार्ज इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि तुमने फ्लक्स धीरे धीरे चेंज किया है या जल्दी जल्दी चेंज किया है, वो हमेशा अगर फ्लक्स चेंज सेम है और रेजिस्टेंस सेम है तो उसकी वैल्यू सेम निकल करके आती है, ठीक है। तो इस वाली बात को तुम्हें अपने दिमाग में पका करके रखना है बिल्कुल। इसको तुमने नोट कर लिया होगा। मैं तुम्हें क्वेश्चन देता हूं अगर हमारे पास समय है तो, और हमारे पास समय है एक क्वेश्चन के लिए, तो मैं तुम्हें क्वेश्चन देता हूं, तुम उसमें करने की कोशिश करना। इसको पूरे को नोट कर लो बच्चों, फिर मैं क्वेश्चन देता हूं। क्वेश्चन क्या है, सम मैग्नेटिक फ्लक्स इज चेंज फ्रॉम अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 10 ohm, एज अ रिजल्ट एन इंड्यूस्ड करंट इज डेवलप्ड इन इट which varies with time as shown. The magnitude of change in flux through coil in Weber is. तो चेंज इन फ्लक्स तुमसे पूछा है बच्चों, क्या होगा। जल्दी से इसको नोट करो, 1 सेकंड के अंदर इसका आंसर आएगा। 5-10 तक तुम्हें फ्री कर दूंगा, बस जल्दी से इसको लिख लो एक बार। अब देखो कितना आसान है ये। रेजिस्टेंस 10 ohm है, छोड़ दिया, बाकी लिख लिया, वो उम्मीद करता हूं, बस इतना ही चाहिए। अब हम क्या बोलेंगे कि हमें एक फॉर्मूला मालूम है, क्या, कि चार्ज फ्लो जो है, ठीक है, अगर दिख नहीं रहा तो सवाल इसलिए देता हूं, जो चार्ज फ्लो है बच्चों वो होता है माइनस डेल्टा फाई बाय आर। तो आर मालूम है, डेल्टा फाई निकालना है, डेल्टा क्यू मिल जाए तो बात बन जाएगी। और डेल्टा क्यू क्या होता है, एरिया अंडर IDT, ठीक है। डेल्टा क्यू क्या होगा तुम्हारा, डेल्टा क्यू होगा IDT का इंटीग्रेशन। और अब तक तो तुम सीख चुके होगे
कि जो इंटीग्रेशन होता है वाई डीएक्स का इंटीग्रेशन ही क्या होता है, एरिया अंडर कर्व होता है। तो इसको मैं लिखूंगा एरिया अंडर कर्व, इसको मैं कितना लिख दूंगा, हाफ इंटू में 0.1 इंटू में 4, और ये किसके बराबर होगा, डेल्टा फाई। नेगेटिव वैल्यू छोड़ दिया किसी, उसने मैग्नीट्यूड पूछा है। अपॉन में आर का वैल्यू बच्चों 10, तो यहां से मैं क्या बोल दूंगा बच्चों, यहां से मैं बोल दूंगा डेल्टा फाई का वैल्यू कितना निकल करके आ गया, 4 इंटू 0.1 इंटू में 10/2। तो ये 0.1 और 10 कट जाएंगे तो आंसर आ जाएगा 2 वेबर। तो ये हमारा आंसर हो गया। आज के लिए इतना ही रखेंगे बच्चों, इसको नोट कर लो। तो ऐसे हम जो है वो काम कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं तुम्हें समझ में आ गया। कुछ भी नहीं है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू माइनस डेल्टा फाई बाई आर। डेल्टा फाई पूछ रखा है, आर गिवन है, डेल्टा क्यू निकल जाए वो हमने ग्राफ से निकाल लिया है एरिया अंडर कर्व करके। एरिया अंडर कर्व क्या होता है, वाई डीएक्स का इंटीग्रेशन। वाई क्या है आई, एक्स क्या है टी, तो वाई डीएक्स मतलब आई डी टी। आई डी टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, चार्ज, हम जानते ही हैं। डीक्यू होता है आई, डीक्यू बाई डी टी क्या होता है आई, तो डीक्यू क्या होता है आई डी टी। तो डेल्टा क्यू क्या होता है, आई डी टी का इंटीग्रेशन, वही क्या हो गया एरिया अंडर कर्व। एरिया अंडर कर्व कितना हुआ, इतना इज इक्वल टू डेल्टा फाई बाई आर। डेल्टा फाई का वैल्यू निकल करके आ गया। साइन को छोड़ दिया क्योंकि सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा है उसने, साइन वाइन का कोई लेना देना नहीं है। साइन है क्या वो भी तुम्हें बताऊंगा अगले क्लास के अंदर, ठीक है। आज के लिए बच्चों इतना ही रखेंगे, इसको नोट कर लेना, कोई डाउट है तो पूछ लेना।